हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग के लोच की बात करने वाले कि आखिर मांग की लोच क्या होती है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं मांग का नियम, तो मांग का नियम क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस के बीच में। वो ये बताता है कि अगर हम अन्य बातों को समान रखें, अगर हम बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रखें, तो किसी एक गुड्स का अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं तो उस गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर किसी गुड्स का प्राइस हम डिक्रीज करते हैं, किसी गुड्स की कीमतें कम करते हैं, तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। यह हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमें एक डायरेक्शन तो बताया था कि अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी। मगर उस लॉ ऑफ डिमांड ने हमें कहीं पर ये बिल्कुल भी नहीं बताया था कि प्राइस अगर हम 10%, 20% या 15% इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो डिमांड में एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इस बारे में बिल्कुल साइलेंट था, उसने बताया ही नहीं था कि कितना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या कितना क्वांटिटेटिव चेंज होगा उस गुड्स की डिमांड में अगर उसका हम प्राइस चेंज करें। उसने केवल हमें एक डायरेक्शन ही दिया था, बाकी मेजरमेंट नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। उसी मेजरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या मेजरमेंट को पढ़ने के लिए हम लोग नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते क्यों है? क्योंकि मेजरमेंट के लिए लॉ ऑफ डिमांड साइलेंट था। इसलिए किसी गुड्स के प्राइस में अगर कोई क्वांटिटेटिव चेंज हम करते हैं तो एग्जैक्टली उसकी डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने % का चेंज होगा, ये हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ले स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज। ये क्या मेजर करती है? ये मेजरमेंट करती है ना, मापती है किसको? द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो किसी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है, जो मांग की मात्रा है, उसमें जो चेंज होता है, जो रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होता है, काहे की वजह से? टू अ चेंज इन प्राइस। मतलब किसी गुड्स की प्राइस में हम जो चेंज, ये प्राइस में जो चेंज कर रहे हैं, इस प्राइस में चेंज करने की वजह से किसी गुड्स की डिमांड में जो चेंज आता है, उससे हम सिंपल से कहते हैं, उसका जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है। एक और डेफिनेशन ऐसे हम नॉर्मली सिंपली कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी रेफर्स और मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द quantity demand of a commodity due to change in the price of their goods। उस गुड्स के प्राइस में चेंज करने की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा, उसका जब आप मेजरमेंट करोगे, उसको जब मापोगे, तो क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? ईडी या ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या होगा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम प्रोपोर्शनेट चेंज भी लिख सकते हैं, चाहे परसेंटेज लिखा हुआ मिले चाहे प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ मिले। प्रोपोर्शनेट चेंज या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम चाहे परसेंटेज चेंज लिखा रहने दे और चाहे तो परसेंटेज की जगह पर हम एक वर्ड नया इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज। तो ये क्या है? ईडी इक्वल्स टू क्या है? मेजरमेंट है, किन किन का रेशियो करता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज हो या प्रोपोर्शनेट चेंज हो, डिवाइडेड बाय जो भी परसेंटेज चेंज होगा है में या जो प्रोपोर्शनेट चेंज होगा उसके प्राइस में। तो ईडी का फॉर्मूला होता है। इसको और हम थोड़ा सा लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ईडी या ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या होता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी गुड्स का जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांड थी, हम सपोज करते हैं किसी गुड्स की जो प्राइमरी या फिर जो इनिशियल
प्राइमरी या फिर इनिशियल जो क्वांटिटी हम मान लेते हैं, या प्राइमरी या फिर इनिशियल में पहले प्राइस लिख लेते हैं, किसी गुड्स का इनिशियल क्वांटिटी लिख चुके हैं, क्वांटिटी लिख लेते हैं, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू Q1, इसकी क्वांटिटी Q1 लिख लेते हैं। जब हम क्वांटिटी चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब हम क्वांटिटी कुछ भी चेंज हो जाए प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो जो नई क्वांटिटी है या फिर जो बाद की जो हमारी क्वांटिटी लेटर, जो क्वांटिटी हमने मानी चेंज होने के बाद, क्वांटिटी कितनी Q1 से हमने मान लिया सपोज Q2 हो गया। तो देखो पहले क्वांटिटी कितनी थी Q1, फिर क्वांटिटी कितनी हो गई Q2। तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुआ है, कौन सा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले Q1 था, अभी कितना हो गया Q2। तो अभी कितना है Q2, पहले कितना था Q1। तो जो चेंज होगा क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट जब हमें प्रोपोर्शनेट चेंज निकालना हो, क्या फाइंड करना हो? प्रोपोर्शनेट चेंज या फिर परसेंटेज चेंज निकालना हो, या फिर परसेंटेज चेंज निकालना हो इन क्वांटिटी डिमांड, तो हम क्या करते हैं, हम इसी क्वांटिटी डिमांड की जो Q2 माइनस Q1 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल क्वांटिटी के साथ। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी Q1, उसके साथ परसेंटेज चेंज है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, इसको हम 100 कर देंगे। Q2 माइनस Q1 को हम डेल्टा Q लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू 100। ये हमारा क्या है, परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू 100। ये तो परसेंटेज चेंज होगा क्या है हमें क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक ऐसे जब हमें प्राइस का लिखना होता है, ठीक ऐसे ही जब हमें प्राइस के लिए लिखना हो तो हम प्राइस के लिए क्या करेंगे, हम प्राइस के लिए भी सेम ही करते हैं। जब प्राइस की बात करेंगे तो इनिशियल प्राइस हम मान लेते हैं, सेम वैसे प्रोसीजर इनिशियल या फिर प्राइमरी, जो प्राइस हमने मान लिया इनिशियल जो प्राइस था वो क्या है P1 है। नया प्राइस जो हमने चेंज किया है P2। जब हम फाइंड करेंगे चेंज इन प्राइस, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। बट फिर से जब हम प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं इन प्राइस, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनेट चेंज है काहे में, प्राइस में। तो देखो अलग अलग हम दोनों फाइंड किया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD फाइंड किया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फाइंड किया है। जो ED का फॉर्मूला था, ED का फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ED इज इक्वल्स टू, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, ED इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू 100, और पूरा का अपॉन क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था, डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100। 100 कैंसिल, तो ED इज इक्वल्स टू क्या बचा, डेल्टा Q अपॉन Q1 अपॉन डेल्टा P अपॉन P1। ये P1 ऊपर चला जाएगा और ये Q1 नीचे, तो ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू ये P1 ऊपर, तो इंटू P1 अपॉन Q1। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। या फिर कह सकते हैं ED इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। ये थी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करते हैं, अगर नॉर्मल गुड्स का केस है तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी हमेशा आती है, कैसी आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। इसलिए फॉर्मूले में हो सकता है कहीं कहीं पर फॉर्मूले के आगे माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया गया, मैंने नीचे मेंशन कर दिया, इसलिए कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो ये आपकी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।